नमस्कार मित्रों, परिजनों। आज हम लोगों की भावगंगा का यह 87वां अंक है, 87th अंक है। आप सबका इसमें स्वागत है। और जिस तरह से आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, भावगंगा को शुद्धता भी दे रहे हैं, गति भी दे रहे हैं और प्रवाह भी दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आज का दिन और आगे का समय शुभ हो। जिस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं भाव विह्वल होकर, जो लोग सुनते हैं, जिनको पसंद आता है, वह मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। और आज हम लोग गहरी भावनाओं पर आधारित कुछ कविताओं के माध्यम से चर्चा करेंगे, उसी संग्रह धरती जानती है के माध्यम से। और आपकी लिखित प्रतिक्रियाएं भी जो आ रही हैं वो बहुत उत्साहवर्धक हैं। हर तरह से ये प्रोग्राम सफलता के नए नए सोपान छू रहा है। मैंने बताया था कि 600 से ऊपर यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। वो भी अपने में बेमिसाल है कि बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी उस संसाधन और खर्चे के, अपने आप स्वतः स्फूर्त इतना हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज कुछ कविताएं सुनते हैं। किसी पैमाने को बोलते सुना है, किसी पैमाने को बोलते सुना है, कभी किसी पैमाने को बोलते सुना है। नहीं ना, बोलता तो वह है जो नापता है, वैसे नाप भी कौन पाता है। पैमाना जिससे नापा जाता है, चाहे बाँट हो और चाहे वो मेज़रिंग वो वॉल्यूम का हो, वो बर्तन। तो कभी किसी पैमाने को बोलते सुना है। नहीं ना, बोलता तो वह है जो नापता है, वैसे नाप भी कौन पाता है। हाँ, नापने की कोशिश करते अक्सर लोग दिख जाते हैं, सही नाप कहाँ हो पाता है। सही नाप तो अंत में समय ही करता है, वैसे नाप भी कौन पाता है। हाँ, नापने की कोशिश करते अक्सर लोग दिख जाते हैं, जो नापा जाता है वो बेचारा क्या बोलेगा। जो नापा जाता है वो बेचारा क्या बोलेगा। हाँ, वह कभी कभी चिचियाता है, खुद बुदाता है, कलकलाता है। एक बार फिर ठीक ठीक याद करके सच सच बताइए, आज तक किसी पैमाने को बोलते पाया है। आज तक किसी पैमाने को बोलते पाया है, किसी बटखरे को बोलते देखा है। हाँ, तराजू ने बोला है, तौलने वाला चिल्लाया है, चीखा है, गुर्राया है। तुलने वाला घबराया, हड़बड़ाया, शर्माया है। तुलने वाला घबराया, हड़बड़ाया, शर्माया है। और कभी कभी तो इतराया भी है, और कभी कभी तो इतराया भी है। लेकिन नपना, पैमाना, बटखरा हमेशा चुप ही तो रहा है। लेकिन नपना, पैमाना, बटखरा हमेशा चुप ही तो रहा है। जिस दिन नपने बोलने लगेंगे, जिस दिन नपने बोलने लगेंगे, पैमाने कहने लगेंगे, बटखरे अभिव्यक्ति के लिए आमादा हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा। किस किस को चुप हो जाना पड़ेगा। जिस दिन जनशक्ति का सैलाब आ जाएगा, जिस दिन पेड़ पौधे वनस्पतियाँ बोलने लगेंगी, उस दिन बहुत सारे नपनों को चुप हो जाना पड़ेगा। उस दिन बहुत सारे ये जो नापते हैं उनको चुप हो जाना पड़ेगा, नापने वालों को चुप हो जाना पड़ेगा। तो जिस दिन नपना, पैमाना, बटखरा ये बोलने लगेंगे, पैमाने कहने लगेंगे, बटखरे अभिव्यक्ति के लिए आमादा हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा। किस किस को चुप हो जाना पड़ेगा। खास करके जो उल्टे सीधे आज
टीलों पर बैठे हुए अपने को शक्तिशाली समझ रहे हैं, वो सब तो चुप ही हो जाएंगे। अगला है गर्भ। शुरू में हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से। शुरू में हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, फिर बाहर आते हैं परिवार के गर्भ से, समाज के गर्भ से, विद्यालय के गर्भ से, विभिन्न दोस्त मंडलियों के गर्भ से, स्थान विशेष के गर्भ से, कार्य विशेष के गर्भ से, विचारों के गर्भ से। कितनी बार हमारा जन्म होता है, इसी को आप पुनर्जन्म मान लीजिए। बार बार जन्म होता है। गर्भ, शुरू में हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, फिर बाहर आते हैं परिवार के गर्भ से, समाज के गर्भ से, विद्यालय के गर्भ से, विभिन्न दोस्त मंडलियों के गर्भ से, स्थान विशेष के गर्भ से, कार्य विशेष के गर्भ से, विचारों के गर्भ से, संस्कारों के गर्भ से। तमाम तो ऐसे गर्भ हैं जिनमें हमें जन्म लेना है। तमाम ऐसे गर्भ हैं जिनसे हमें जन्म लेना अभी तक हुआ नहीं है, और जिन तक अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। उस प्रकाश पुंज की तरह जो किसी एक तारे से निकलकर कई प्रकाश वर्षों से चल रहा है, लेकिन गंतव्य दूसरे तारे को अभी छू भी नहीं पाया है। इस विराट ब्रह्मांड में तमाम ऐसे तारे हैं जहाँ से रोशनी निकली, लेकिन अभी हम तक आई ही नहीं। इतनी दूरी है, और रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जब से धरती बनी है तब से अभी तक रोशनी आई नहीं। सोचिए कितने प्रकाश वर्षों से वह रोशनी चल रही है और हम तक पहुंची नहीं। कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। तो उस प्रकाश पुंज की तरह जो किसी एक तारे से निकलकर कई प्रकाश वर्षों से चल रहा है, लेकिन गंतव्य दूसरे तारे को अभी छू भी नहीं पाया है। किन्हीं किन्हीं गर्भों में तो हम अटक कर रह जाते हैं, किन्हीं किन्हीं गर्भों में तो हम अटक कर रह जाते हैं, बाहर ही नहीं आ पाते। कहीं कहीं तो आड़े तिरछे अटक जाते हैं, कहीं कहीं तो आड़े तिरछे अटक जाते हैं। हम खुशनसीब होते हैं यदि समय पर कोई मिल जाता है, सर्जन या शल्य चिकित्सक। हम खुशनसीब होते हैं। देखिए चिड़िया पीछे आके बैठ गई है, चुपचाप सुन रही है, अभी बोलेगी भी। कहीं कहीं हम आड़े तिरछे अटक जाते हैं। हम खुशनसीब होते हैं यदि समय पर कोई मिल जाता है, शल्य चिकित्सक, सर्जन, जो सीजेरियन शल्य क्रिया करके हमें निकाल देता है उस गर्भ से। कभी कभी हम किसी स्थान से, किसी विचार से, गलत विचार से, अंधविश्वास से उसके गर्भ में इतना अटक जाते हैं कि बाहर ही नहीं निकल पाते। तो जो सीजेरियन कभी कभी हम खुशनसीब होते हैं यदि समय पर कोई मिल जाता है शल्य चिकित्सक, जो सीजेरियन शल्य क्रिया करके हमें निकाल देता है, और जीवन भर यह क्रम चलता रहता है। और जीवन भर यह क्रम चलता रहता है। हम रोज़ ही किसी नए गर्भ से जन्म लेते रहते हैं। हम रोज़ ही किसी न किसी नए गर्भ से जन्म लेते रहते हैं। लेकिन एक ही गर्भ है जिनमें न तो हम जन्म लेते हैं और न ही मरते हैं। लेकिन एक ही गर्भ है जिसमें न हम जन्म लेते हैं और न ही मरते हैं, बस रहते हैं, केवल रहते हैं। और वह है ईश्वरीय गर्भ, हिरण्यगर्भ। और वह है हिरण्यगर्भ या ईश्वरीय गर्भ, विराट जो ब्रह्मांड, जो एक विराट ईश्वरीय शरीर है, इसका गर्भ। उसी में हम रहते हैं, आजीवन रहते हैं। ख्वाहिश, ये अपने बचपन के अनुभव के आधार पर एक छोटी सी कविता है। जब वह छोटा था और गांव में रहता था, तो तख्ती लेकर स्कूल जाते समय सोचता, जब वह छोटा था और गांव में रहता था, तो तख्ती लेकर स्कूल जाते समय सोचता था, काश मेरा भी कोई दोस्त शहर में रहता, काश मेरा कोई दोस्त
शहर में रहता और मैं उसको चिट्ठी लिखता। कितनी मासूम सी फीलिंग थी। जब वो बहुत छोटा था और गांव में रहता था तो तख्ती लेकर स्कूल जाते समय सोचता, काश मेरा कोई दोस्त शहर में रहता और मैं उसको चिट्ठी लिखता और मेरा दोस्त उसका जवाब भेजता और मेरा दोस्त उसका जवाब भेजता। आज जब सारे शहर के लोग उसके दोस्त हैं, आज जब सारे शहर के लोग उसके दोस्त हैं और सारा शहर उसका है और सारा शहर उसका है, तो उसे लगता है कि उस एक दोस्त की ख्वाहिश के साथ जीना, कि उस एक दोस्त की ख्वाहिश के साथ जीना, इतने सारे दोस्तों के साथ जीने से भी, इतने सारे दोस्तों के साथ जीने से भी कितना सरस, कितना संपूर्ण था, कितना सरस, कितना संपूर्ण था। बहुत मित्र लोग सब देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं। सुबह सुबह आज प्रोग्राम अपने समय पर शुरू हुआ, जैसा कि होना चाहिए, तड़कते सूरज को प्रणाम करता हुआ, लेकिन बिना सूचना के भी इतने लोग आ गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आशुतोष जी हैं, रामाश्रय प्रसाद जी हैं और अरुण चौबे जी हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगली कविता मैच्योर। उसे इस बात के लिए डांटा गया, उसे इस बात के लिए डांटा गया कि वह पूरब क्यों नहीं गया, फिर इस बात के लिए भी कि पश्चिम क्यों नहीं गया। अक्सर ऐसा होता है, उसी चीज़ के लिए कोई कुछ प्रतिक्रिया करता है, कोई कुछ प्रतिक्रिया करता है। उसे इस बात के लिए डांटा गया कि वह पूरब क्यों नहीं गया, फिर इस बात के लिए कि पश्चिम क्यों नहीं गया, इस बात के लिए कि उत्तर क्यों नहीं गया, और जब उसे इस बात के लिए भी डांट दिया गया कि दक्षिण क्यों नहीं गया, तो किसी ने चुपके से उसके कान में कहा। उसे इस बात के लिए डांटा गया कि वो पूरब क्यों नहीं गया, फिर इस बात के लिए कि पश्चिम उत्तर या दक्षिण के लिए क्यों नहीं गया। सब अलग अलग तरह के लोगों ने डांटा, तो किसी ने चुपके से उसके कान में कहा, अब तुम मैच्योर हो गए हो, सयाने हो गए हो, हर दिशा में जा कर के देख चुके हो और कहीं ना कहीं डट चुके हो, तो अब तुम मैच्योर हो गए हो, सयाने हो गए हो, और तुम्हें अनुभव हो गया है कि किधर भी जाओगे लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। कहानियाँ। जब मैंने छोटे आदमी से बड़े आदमी के बारे में बात की तो उसे अच्छा लगा। देखिए, आदमी जो होता है उससे अलग कुछ में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, वो तो रोज़ जानता झेलता ही है। जब मैंने छोटे आदमी से बड़े आदमी की बात की उसे अच्छा लगा। जब मैंने बड़े आदमी से छोटे आदमी के बारे में बात की उसे भी अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने बड़े आदमी से बड़े आदमी की बात की और छोटे आदमी से छोटे आदमी की बात की तो न जाने क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैंने बड़े आदमी से बड़े आदमी की बात की या छोटे आदमी से छोटे आदमी की बात की तो न जाने क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगा। शतरंज का खेल। शतरंज के खेल पर मेरी बहुत पुरानी कविता है और इसको सुनिए, फिर उसके बाद शतरंज के बारे में एक और अनुभव बताएंगे। शतरंज की अलग अलग चालों पर, शतरंज की अलग अलग चालों पर कहानी लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं। शतरंज की अलग अलग चालों पर कहानी लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं, अन्यथा मैं कवि न होकर या तो कोई नवाब होता या होता शतरंज का खिलाड़ी। शतरंज की अलग अलग चालों पर शतरंज की अलग अलग चालों पर कहानी लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं, अन्यथा मैं कवि, साहित्यकार, लेखक या विचारक या न होकर या तो होता शतरंज का खिलाड़ी, या तो कोई नवाब होता या होता शतरंज का खिलाड़ी। लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ शतरंज के खेल के बारे में, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ शतरंज के खेल के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग सब कुछ भूल कर शतरंज क्यों खेलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ
कि लोग सब कुछ भूल कर शतरंज क्यों खेलना चाहते हैं। प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी कहानी लिखी, जिसमें वो दोनों नवाब अवध पर जब आक्रमण हो रहा था तो अपने देश और भूमि की रक्षा के लिए लड़ने मरने की जगह पर शतरंज के जो राजा रानी थे उन्हीं के लिए लड़ मरे आपस में। तो कि लोग इस तरह से डूब करके शतरंज क्यों खेलते हैं, कि लोग सब कुछ भूल कर शतरंज क्यों खेलते हैं। यदि खेल के नियम कुछ और होते तो क्या हार जीत में फ़र्क पड़ता? यदि खेल के नियम कुछ और होते तो हार जीत के नियम में क्या कोई फ़र्क पड़ता? आप में से शतरंज के मोहरों के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे। राजा रानी, ऊँट, घोड़ा और सब अलग अलग, पैदल, सबकी चाल अलग अलग होती है। कोई तिरछा चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई 2.5 घर चलता है, कोई 1 घर चलता है, वगैरह वगैरह। तो यदि सब खेल के नियम कुछ और होते तो क्या हार जीत में कोई फ़र्क पड़ता? यदि घोड़ा 2.5 की जगह 3.5 घर चाल चलता तो क्या वे सब हार रहे होते जो आज जीत रहे हैं? यदि घोड़ा 2.5 की जगह 3.5 घर चाल चलता तो क्या वो सब हार रहे होते जो आज जीत रहे हैं? ये शतरंज की बिसात पर कुछ घर इन घोड़ा, हाथी और ऊँट और राजा रानी की जगह, पैदल की जगह पर कुछ घर चिड़ियों के लिए, पेड़ों के लिए आरक्षित कर दिए जाते तो क्या होता? यदि शतरंज के बिसात पर कुछ घर चिड़ियों के लिए, पेड़ों के लिए आरक्षित कर दिए जाते तो क्या होता? फिर लगातार युद्ध की तरह चालें चलने की क्या आवश्यकता है? फिर लगातार युद्ध की तरह चालें चलने की क्या आवश्यकता है? क्या कुछ चालें साथ साथ नहीं चली जा सकती? क्या कुछ चालें साथ साथ नहीं चली जा सकती? क्यों हर कोई पैदल इस फिराक में है? क्यों हर कोई पैदल इस फिराक में है रहता है? क्यों कोई पैदल हमेशा इस फिराक में रहता है और उसकी अंतिम इच्छा भी यही होती है? क्यों कोई पैदल इस फिराक में रहता है और उसकी अंतिम इच्छा भी यही होती है कि वह घोड़ा, हाथी या ऊँट बन जाए, या राजा बन जाए, रानी बन जाए? क्योंकि पैदल जब आखिरी खाने पे पहुंचता है तो जो चाहे वो बन जाता है, इनमें से कुछ भी बन सकता है। तो क्यों उसकी अंतिम इच्छा भी यही होती है कि वह घोड़ा, हाथी, ऊँट या रानी बन जाए? आदमी नहीं बना रहना चाहता पैदल। क्यों आदमी नहीं बना रहना चाहता पैदल? देखिए चिड़ियाँ कितनी आ गई हैं, फिर ऊपर भी बोल रही हैं। क्या घोड़ा, हाथी या ऊँट बन जाना आदमी बने रहने से श्रेष्ठ है? क्या घोड़ा, हाथी या ऊँट बन जाना आदमी बने रहने से श्रेष्ठ है? कब वह खेल ईजाद होगा, कब वह खेल ईजाद होगा जिसमें ना जानवर आदमी बनना चाहे और ना आदमी जानवर, सब अपने को ईश्वरीय ही समझें? कब वह खेल ईजाद होगा जिसमें ना जानवर आदमी बनना चाहे, ना आदमी जानवर, सब अपना महत्व समझें, अपने में के ईश्वरीय तत्व को एहसास करें? और बिना राजा रानियों का शतरंज कब ईजाद होगा? लोकतांत्रिक शतरंज कब ईजाद होगा? बिना राजा रानियों का शतरंज कब ईजाद होगा? यह तो दरअसल प्रेमचंद की जो कहानी थी शतरंज के खिलाड़ी, उसको बचपन में पढ़ाया गया, तो एक तरह से शतरंज से अरुचि हो गई। शतरंज कभी अच्छा नहीं लगा कि बहुत ख़राब खेल है। और लेकिन फिर भी उस खेल के बारे में ये कविता लिखी और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस कविता में, ये ज़रूर है। लेकिन शतरंज से उतनी अरुचि की भी आवश्यकता नहीं है, यह भी मैंने एहसास किया। इधर कुछ दिनों से मैंने शतरंज भी खेला और एक पर्पस के लिए खेला। कंप्यूटर पे ही खेला, ऑनलाइन ही खेला, ताकि आना जाना ना पड़े। और ख़ास करके समग्र चिंतन के अभ्यास के लिए शतरंज खेलना मुझे एक अभ्यास के लिए अच्छा लगा, क्योंकि पूरे बिसात पर
कौन मोहरा कहाँ जा सकता है, किसकी चाल कहाँ है, हर एक को देखना, हर एक की चाल को देखना, अपने चालों की संभावनाओं को देखना, दूसरे के सामने वाले के क्या क्या चाल हो सकते हैं, मोहरे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो कहीं कोई एंगल से कोई चीज़ छूट ना जाए। किसी चीज़ पर विचार करते समय हर एंगल से एग्जामिन करते समय, समग्र चिंतन करते समय कोई एंगल छूट न जाए, इसके अभ्यास के लिए शतरंज अच्छा है। मैं और इसके महत्ता नहीं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा है या जो भी, लेकिन यह अभ्यास के लिए कभी कभी शतरंज खेलना ठीक है कि हम संपूर्णता में देखें, कुछ मिस ना करें, हर एंगल से चीज़ों को एग्जामिन करें। साइमल्टेनियसली ढेर सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सबके रिपरकशन, सबके आफ्टर इफेक्ट्स, सबके एंगल्स सब एग्जामिन करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके हर एंगल को एग्जामिन करें। इसके लिए शतरंज अच्छा है। शतरंज की तरफ से और भी कई खेल हो सकते हैं जो अच्छे हैं, लेकिन शतरंज विशेष रूप से इसमें अच्छा है। लेकिन शतरंज में डूब जाना वो नहीं अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि कब इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, राजा रानी हाथी, इनकी जगह पे पेड़ों पौधों चिड़ियों को कब जगह मिलेगी, और बिना राजा रानियों का शतरंज या लोकतांत्रिक शतरंज का इजाद कब होगा, यह अवश्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम सच, ये कविता देखिए, अंतिम सच। कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता है। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत महत्व दिया जाता है कि मरते समय जिस आदमी जो बोलता है उसको नोट कर लिया जाता है। वो लीगल भाषा में सबसे ज़्यादा उसका प्रमाणिक माना जाता है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि मृत्यु के समय आदमी झूठ नहीं बोलता। अब जब वो धरती छोड़ के जा ही रहा है तो उसे क्या निहित स्वार्थ है झूठ बोलने का? झूठ तो किसी निहित स्वार्थ की वजह से बोला जाता है ना। तो कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता है। इसीलिए जब कोई सच बोलने लगता है तो लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि इसका अंत समय आ गया है, और यही समझकर कभी कभी उसे मार देने का प्रयास किया जाता है, और यही समझकर कभी कभी गलतफहमी में उसे मार भी दिया जाता है या मार देने का प्रयास किया जाता है। अंतिम सच, कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सच बोलने लगता है तो लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि इसका अंत समय आ गया है, और यही समझकर कभी कभी उसे मार देने का प्रयास भी किया जाता है। विश्वास, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना, और उसने अपने भोले भाले विश्वास में, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना, और उसने अपने भोले भाले विश्वास में उधेड़ डाला था अपना अतीत तुम्हारे सामने। बड़ी मासूम संवेदनाओं की कविता है। ऋषि मुनि द्विवेदी जी, संदीप कुकरेजा जी, सभी लोग सामने हैं, सबका स्वागत है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे ना, और उसने अपने भोले भाले विश्वास में उधेड़ डाला था अपना अतीत, और उसने भोले भाले विश्वास में उधेड़ डाला था अपना भूतकाल, अतीत तुम्हारे सामने, यह सोचकर कि शायद तुम्हें खुशी होगी कि उसने कैसी कैसी सीढ़ियाँ तय की हैं, वर्तमान तक पहुँचने के लिए। किंतु लगता है अब तुम उसका मूल्यांकन करने लगे हो उसके अतीत के आधार पर। लेकिन लगता है कि अब तुम उसका मूल्यांकन करने लगे हो उसके अतीत के आधार पर। तुम्हारी आंखों में
उसकी छवि सिमटने लगी है, तुम्हारी आँखों में उसकी छवि सिमटने लगी है। लगता है तुम्हें उससे नहीं उसके वर्तमान से प्यार था, और जिस पर उसके अतीत का ग्रहण लग चुका है। लगता है कि तुम्हें उससे नहीं उसके वर्तमान से प्यार था, जिस पर अब उसके अतीत का ग्रहण लग चुका है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सभी होते हैं चंद मिनटों के। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सभी होते हैं चंद मिनटों के, लेकिन तुमने अतीत ग्रहण को, पास्ट के ग्रहण को कितना लंबा, अतीत ग्रहण को बना लिया है कितना लंबा। शायद तुमने वर्तमान को समझ लिया है एक मंजिल, शायद तुमने वर्तमान को समझ लिया है एक मंजिल, जबकि यह भी तो उसकी यात्रा का है एक पड़ाव, जबकि यह भी तो उसकी यात्रा का हर एक पड़ाव। APN सिंह जी ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि इस चुनावी महासमर में आप कहाँ से लड़ रहे हैं, यह तो बताइए। इस चुनावी महासमर में आप कहाँ से लड़ रहे हैं, यह तो बताइए। इसकी चर्चा चुनावी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं अक्सर करता ही रहता हूँ। और अगर आप गहराई से शहीदों के सपनों को समझें, इतिहास को समझें, स्वतंत्रता आंदोलन को समझें, संविधान को समझें, तो मालिक जनता है। मालिक जनता है और उसे अपने सेवक चुनने हैं, नौकर चुनने हैं, प्रतिनिधि चुनने हैं। हमें इस प्रजातंत्र को लोकतंत्र बनाना है, जो कि है। प्रजातंत्र का भ्रम फैलाया गया कि जनता अपने को प्रजा समझे और राजा चुने, जो भौकाल बनाता है, जो राजाओं के वेश में आता है, जो करोड़ों अरबों खर्च करता है, जो जिताऊ दिखता है, जो अखबारों में छाया रहता है, जो अथाह जिसके प्रचार हो रहा है, लेकिन जो बेचारा चुपचाप सेवा कर रहा है और हमेशा सेवा करेगा, लोग उसको वोट दें या नहीं दें, जो वो भी हमेशा ही सेवा कर रहा है, उसकी जगह पे उनको वोट देता है, उन रावणों को वोट देता है जो एक दिन के लिए आते हैं, उनके वोट का हरण करके सीता हरण की तरह से लेके चले जाते हैं और फिर 5 साल बाद फिर हरने आते हैं और पब्लिक बार बार ठगी जाती है। तो मैं तो हर आदमी के रूप में मौजूद हूँ और हर आदमी को यही बात उसके दिल दिमाग में घुट्टी की तरह पिलाना चाहता हूँ। हर जगह मौजूद हूँ, हर भारतीय, हम भारत के लोग के बीच में मौजूद हूँ। इस बार सेवक चुनो, राजा जैसे नहीं चुनो। और इसी बात का प्रचार प्रसार पूरे सारे देश में कर रहा हूँ। जिधर भविष्य में लोकतंत्र जाना है वही काम कर रहा हूँ। मैं एक जगह खड़ा हो सकता हूँ, ऐसे मैं हर जगह हूँ। हर व्यक्ति के दिमाग तक जाना चाहता हूँ और ये परिवर्तन कि वह अपने एंगल से सोचे, वो नेताओं के एंगल से न सोचे, वो जिताऊपन के एंगल से ना सोचे। जिसको वोट देगा वही जिताऊ है, जिसके सभी लोग वोट देते हैं वही जिताऊ है। कोई जिताऊ पैदा नहीं होता है या प्रचार से कोई जिताऊ नहीं होता है। जिसको लोगों का वोट मिलता है वही जिताऊ है। और वोट अगर सही तरीके से देने लगेंगे तो सब सेवक ही जीतने लगेंगे। और दूसरी बात, वोट ज़रूर देना है। अगर कोई भी ये सोचता है कि इनमें से कोई नहीं ठीक है, यह सोच करके वोट नहीं देगा, तो जो सबसे गड़बड़ है वो जीत जाएगा। तो इसलिए वोट उनमें जो, उन सबों में जो भी बेटर है उसको वोट देना है। अव्वल तो यही होता है कि खुद प्रत्याशी बनवाते, लेकिन अगर वो अब तक नहीं हो चुका, तो अंतिम चरणों में नॉमिनेशंस आ गए हैं, तो वोट ज़रूर दे, नोटा न दबाएं, अपने घर पर में बैठे रहें, वोट देने ज़रूर निकलें। इस बार तो खैर इलेक्शन कमीशन वो भी कर रहा है कि जो नहीं चल सकते हैं उनके घर पे आएगा, 80 साल से जो ज़्यादा हैं वो, उनको वोट लेने के लिए घर पे आएगा, वो व्यवस्थाएं भी हैं। तो इस चुनावी महासमर में जनता जीते, इसी के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, 24 घंटे अहर्निश। तो इसलिए मैं हर जगह खड़ा हूँ, आप ये समझ लीजिए। और लड़ नहीं रहा हूँ, बस स्थिर मतलब वहाँ पर
पहुंच रहा हूं, वहां पर स्थित हूं, वहां पर मौजूद हूं, हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो संविधान के अनुसार वोट पड़ें और सेशन के बाद। तो आपने इसके सवाल के माध्यम से सेशन को याद दिला दिया। सेशन के साथ मैं 7 बार इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा और फिर वो मुझे बहुत प्यार करने लगे थे। चेन्नई रिटायरमेंट के बाद वो रहते थे, मैं वहाँ पोस्टेड था, अक्सर मैं उनके यहाँ चला जाया करता था और घंटों घंटों चर्चा होती थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कहते थे पांडे, इतना अच्छा इलेक्शन सिस्टम हम लोगों ने बनाया, पहले बूथ कैप्चरिंग और क्या क्या होती थी, अब काफ़ी कुछ कंट्रोल हो गया है, बूथ कैप्चरिंग तो पास्ट की चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी भी अगर अच्छे लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अगर इनपुट ही किसी सिस्टम में नहीं अच्छा है तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा? तो मैंने उनको वादा किया था कि जिस दिन मैं नौकरी से मुक्त हुआ उस दिन मैं केवल और केवल इनपुट अच्छा करने के लिए काम में जुट जाऊंगा। तो पूरी तरह से उसके बाद इनपुट अच्छा हो, इसके लिए लगातार चाहे संपर्क के द्वारा, चाहे लेखों के द्वारा, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे खुद इलेक्शन कंटेस्ट भी करके लोगों को दिखा करके कि अच्छे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कम से कम पैसे में लड़ सकते हैं, 1 लाख 2 लाख में इलेक्शन अच्छी तरह से जनता से इकट्ठा करके लड़ा जा सकता है। यह भी इलस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं करता तो लोग कहते हैं कि केवल उपदेश देते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने वो भी किया। मैं जब वो करने जा रहा था तो बहुत लोगों ने मुझे रोका भी, जिसमें मैंने एक लंबी आर्टिकल भी लिखी कि आप चाणक्य बनिए, चंद्रगुप्त क्यों बनते हैं। तो उसी पर तो मैंने फिर वो गज़ल लिखी जिसका शुरुआत वो है कि डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि उपन्यास रहा। लड़ाइयाँ इतनी रही हैं, इतने तरह तरह की, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लड़ाइयाँ रही हैं जीवन में, लड़ाइयाँ इतनी रही हैं जीवन में। चंद्रगुप्त कभी चाणक्य, कभी वेदव्यास रहा, कभी चंद्रगुप्त का भी रोल निभाना है, कभी चाणक्य का भी, कभी वेदव्यास का भी। सारे रोल्स निभाने हैं, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र वाकई स्थापित हो, सत्य और अहिंसा पर आधारित व्यवस्था स्थापित हो, संवेदना पर आधारित व्यवस्था स्थापित हो। ये जो लूट मार की राजनीति चल रही है, जो राजशाही का दंड फंद, वो राजशाही है, ये बंद हो। अब लोक सेवा के आधार पर लोक नीति आए, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। वही काम लगातार कर रहे हैं और हम होंगे कामयाब। ज़्यादा दिन नहीं, 5-10 साल, हो सकता है कि मेरे जीवन के बाद हो, लेकिन आपके जीवन में पीएन सिंह जी ज़रूर होगा, इस पर पूरा विश्वास है। तो ये तो आपके प्रश्न पर चर्चा हो गई। हाँ, बहुत सारे अच्छे लोग इस चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं और पहुंचेंगे। अच्छे लोगों की परसेंटेज, संवेदनशील लोगों की परसेंटेज, सेवक जो सेवा के आधार पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसे लोगों की परसेंटेज अब तक जितनी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा होने जा रही है। या यूँ कह लीजिए कि अब जनता का आगमन विधानसभाओं में होने जा रहा है। ऐसे लोग प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं जो जीतने के बाद हर मुद्दे पर वोट देते समय विधानसभा में या बोलते समय जिस जनता ने उनको जिताया है, जिनके वो प्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज़ वहाँ रखेंगे। वो किसी पार्टी की या पार्टी के आका की आवाज़ नहीं बन जाएंगे, वो किसी का माउथपीस या माइक्रोफोन नहीं बन जाएंगे, वो जनता की आवाज़ बन देंगे। तो जनता की आवाज़ पहुंचने जा रही है। वो दिनकर का जो वो लाइनें हैं कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो खैर लोकतंत्र में सिंहासन शब्द भी गलत है। अब तो जनता की वो स्थली है विचार की, उस विचार स्थली पर विधानसभा या लोकसभा में अब जनता का प्रतिनिधित्व या जनता की आवाज़ का परसेंटेज बढ़ने जा रहा है। यही इस बार के चुनाव की सफलता होगी और आगे ये प्रक्रिया और तेज होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए एपीएन सिंह जी। और अगली कुछ छोटी छोटी कविताएं देखिए। सहारे, दीवारों के सहारे
संचय बच रहता है। दीवारों के सहारे हमारा सामान या हमारा संचय बच रहता है, और खिड़कियों के सहारे आदमी, क्योंकि खिड़कियों से हमें सांस मिलती है, ताजगी मिलती है, जीवन मिलता है। सहारे, दीवारों के सहारे संचय बच रहता है, और खिड़कियों के सहारे आदमी। कुछ साथी आप चल रहे हों किसी भी रफ्तार से, आप चल रहे हों किसी भी रफ्तार से, कुछ ना कुछ लोग आपके साथ साथ उसी रफ्तार से चलते मिल ही जाएंगे। आप चल रहे हों किसी भी रफ्तार से, कुछ ना कुछ लोग आपके साथ साथ उसी रफ्तार से चलते मिल ही जाएंगे, कुछ साथी। तप, छोटी छोटी कविताएं। कठिनाइयां या कष्ट सहना मात्र ही नहीं है तप। रामाश्रय प्रसाद जी ने लिखा है, by changing improving election system, actually शेषन जी the only single person saved democracy in India। सत सत नमन टू शेषन जी। बिल्कुल सही कहा रामाश्रय जी ने। शेषन से बड़ा डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति आज़ादी के बाद नहीं मिला। जो स्वतंत्रता शहीदों आंदोलन के और शहीदों के सपने थे, 59 लाख लोगों के जिन्होंने गोलियां खाई इस आज़ादी के लिए 1857 से 1947 तक, वो सपने पूरा करने के लिए शेषन जी जान से समर्पित थे। और मेरे सामने जब उनके आंसू गिरते थे तो मुझे बिल्कुल दिल तक चुभ जाता था कि आदमी रो रहा है, इसने सब कुछ किया इस डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए, सबसे लड़ाइयाँ ली, पॉलिटिशियंस से, प्रधानमंत्री से, सुप्रीम कोर्ट में रोज़ जाता था, और उसके समर्पण का ये हाल था टी.एन. शेषन के। आपने चूँकि शेषन की याद दिला दी तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। ये एक एडिटोरियल में अंग्रेज़ी के किसी अखबार का, अब अखबार का नाम मुझे नहीं याद है, उसने लिखा था, एडिटर ने, चीफ एडिटर ने। शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उसने कोई गलत रिपोर्टिंग कर दी थी, टी.एन. शेषन के एंगल को सही से नहीं समझा था, और उसके मोटिव को समझा था, और गलत रिपोर्टिंग कर दी। टी.एन. शेषन बहुत गुस्से में थे। टी.एन. शेषन को गुस्सा भी खूब आता है। जो आदमी को गुस्सा नहीं आएगा वो कोई काम नहीं करेगा। अच्छे काम को करने के लिए भी वह लेवल ऑफ एंगर ज़रूरी भरी, उस एंगर को, गुस्से को सब्लिमेट करना है, उससे बेहतर रिजल्ट्स लेने हैं। गुस्सा ऊर्जा की तरह होती है, उससे कोई आउटपुट पॉजिटिव सकारात्मक लेना। अगर गुस्सा ही किसी को नहीं आता तो वो क्या करेगा। उस सेशन को गुस्सा बहुत आया। उन्होंने रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास उसको काम किया, जब फ़ोन किया, जब सारा कुछ लैंडलाइन ही होती थी उस समय, मोबाइल नहीं था, वहाँ होता था मोबाइल। तो उसको बताया, और वो एडिटर साहब ने फ़ोन उठाया और शेषन अपनी बात बताने लगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा कि कोई चीज़ मैंने लिख दी है और शेषन उसको जब गलत कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने गलत लिखा है। तो शेषन अपने एंगल को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। दोबारा शेषन ने फ़ोन किया, फिर उठाया और देखा शेषन की आवाज़ है, तो फिर रख दिया, और इस बार जो उसका चोगा होता था फ़ोन पर न रख करके टेबल पर रख दिया। और जब पुराना जो फ़ोन होता था उसमें अगर आप वो चोगा अलग रख दीजिए तो घंटी नहीं बजेगी। रात में 10:30, 11 बजे के आसपास की घटना है। चोगा रख दिया। शेषन ने कितना मिलाया होगा, रात भर वो उस गुस्से में शेषन बौखलाए खौलाए, मतलब बिल्कुल, क्योंकि एकदम कोई बहुत गहरी बात थी और डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी थी। सुबह 5 बजे के आसपास एडिटर महोदय उठे और देखा कि चोगा, मैंने उस रात उठे, पहली चोगा उन्होंने रखा, फिर फ़ोन पे, और रखते ही शेषन की घंटी बजी। मज़े की बात यह है, कौन करेगा इतना, ये समर्पण होता है डेमोक्रेसी के लिए या पर्पस के लिए। सुबह सुबह जैसे ही उन्होंने फ़ोन का चोगा फ़ोन पर रखा, तुरंत घंटी बजती है,
और उधर से उठाया, उधर का मैं स्टेशन बोल रहा हूँ, आपने शायद फ़ोन रख दिया था कि मेरी बात अब आप नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं यूँ नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं रात भर थोड़ी थोड़ी देर पर फ़ोन करता रहा कि आप कब जगें और कब आप सुनेंगे। ये पिघल गए। कोई भी हार्डेंड क्रिमिनल भी पिघल जाता है इस तरह के पेशेंस से कि एक आदमी डेमोक्रेसी बचाने के लिए रात भर मुझे फ़ोन कर रहा है और मैंने चोगर उससे अलग रख दिया, मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। एकदम पिघल गए, माफ़ी मांगी और जो सेशन ने कहा फिर सब समझा, उसी हिसाब से लिखने बोलने लगे। ये होता है समर्पण। सेशन होना बहुत अद्भुत बात है। कुछ लोग उनके पास्ट के लाइफ के बारे में कि एज ए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया, वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। तो वो अपनी वहाँ की स्थितियाँ थीं और जब उनको स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने उसको जो मौका मिला वो पूरी तरह से किया, जो उनके वश में था और जो ज़रूरी था देश के लिए वो किया। आदमी का भी जैसे वो तितली कैसे होती, उसकी कई अवस्थाएं होती, कुकून और ये और वो, तो आदमी के विकास की भी कई अवस्थाएं होती हैं और उसमें अंतिम जब वो तितली, जब उसके पंख आ जाते हैं तब वो उड़ना शुरू करता है। उसके पहले उससे कोई पूछे कि आप उस स्थिति में थे लार्वा और इसमें उसमें, तो फिर आप क्यों नहीं उड़ रहे थे, तो वो कैसे हो सकता है। हर स्थितियों का अलग अलग मर्यादा होती है। तो सेशन अद्भुत हैं और उनको जितना ही जानने की कोशिश कीजिए और खुशी होती है। मुझे बहुत सौभाग्य रहा है इतनी बार इतनी तरह से उनको जानने और उनको आत्मीयता से महसूस करने का मौका मिला और कहीं ना कहीं मेरे लिए एक इंस्पिरेशन भी रहा। और मैंने उनको वादा किया है कि ये इलेक्शन सिस्टम में इनपुट अच्छा कोशिश करूँगा। अच्छे लोग प्रत्याशी बने हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे गांव सभा का हो, चाहे नगर निकाय का हो, इसके लिए प्रयास करूंगा और वो अनवरत जारी है और उसके बड़े सकारात्मक रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। गांव पंचायतों का क्षेत्र कुछ वो छोटा होता है, वहाँ किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वहाँ अगर लोगों को वो बातें बता दी जाएं, संविधान की वो मालिक हैं और प्रधान केवल फैसिलिटेटर है, डिसीजन मेकर गांव के लोग हैं, तो परिवर्तन आने लगता है। 200 से ज़्यादा गांव में परिवर्तन आ चुका है और लेकिन माइक्रो लेवल पे ये आज हो रहा है और मैक्रो लेवल पे विधानसभा और लोकसभा में भी ये होने जा रहा है। इस विधानसभा में बहुत ऐसे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं जो जन सहयोग से, जनता के पैसे से और जनता की आवाज़ बन करके विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन एंट्री शुरू हो जाएगी। जो अविश्वसनीय लगता था वह साकार होने जा रहा है। बस इतना है। तो तप, कठिनाइयाँ या कष्ट सहना मात्र ही नहीं है तप। कठिनाइयाँ या कष्ट सहना मात्र ही नहीं है तप। कष्ट सहते हुए भी ईश्वर को धन्यवाद का भाव रखना ही तप है। और ईश्वर का अर्थ कोई मूर्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, समष्टि, समग्रता। जहाँ भी मैं ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो वहाँ एग्जिस्टेंस, संपूर्णता, ब्रह्मांड, काल, समय, संपूर्ण विराट स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो उस विराट स्वरूप का ध्यान, वही ईश्वर का ध्यान है। तो कठिनाइयाँ या कष्ट सहना मात्र ही नहीं है तप। कष्ट सहते हुए भी ईश्वर को धन्यवाद का भाव रखना ही तप है। ऊर्जावान, जिसमें अधिक ऊर्जा होती है वह सतह पर नहीं रहता। जिसमें अधिक ऊर्जा होती है वह सतह पर नहीं रहता, या तो आकाश की तरफ उड़ जाता है या धरती में बहुत नीचे पड़ा रहता है। क्योंकि अगर सतह पर होगा तो ऊर्जा से उड़ ही जाएगा, तो अगर धरती पर है तो इसका मतलब नीचे ही रहेगा, सतह पर नहीं रहेगा। तो जिसमें अधिक ऊर्जा होती है वह सतह पर नहीं रह पाता,
या तो आकाश की तरफ उड़ जाता है या धरती में बहुत नीचे पड़ा रहता है। और अगला है इंतज़ार। हम वाइकेरियस प्लेजर्स कितना लेने लगे हैं, एक्चुअल रियल को न समझ करके वाइकेरियस उसका दिखावा या प्रतीक या उस आनंद में कितना ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, उस पर देखिए। इंतज़ार, सामने खिले गुलाब के फूलों को, सामने खिले गुलाब के फूलों को नहीं देखते हम, सामने खिले गुलाब के फूलों को नहीं देखते हम, और हमें इंतज़ार रहता है, और हमें इंतज़ार रहता है टीवी पर फूलों की वादियों के प्रोग्रामों का, टीवी पर फूलों की वादियों के प्रोग्रामों का। इंतज़ार, सामने खिले गुलाब के फूलों को नहीं देखते हम, और हमें इंतज़ार रहता है टीवी पर फूलों के वादियों के प्रोग्रामों का। तो टीवी पर फूलों की वादियों का प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन एक्चुअली अपने घर या अपने पार्क या अपने आसपास जो वाकई गुलाब के फूल है उनको नहीं देखते हैं। ये अजीब सा हम वाइकेरियस ज़िंदगी या आभासीय ज़िंदगी जीने के आदी हो रहे हैं। इस पर एक और चीज़ ज़रूरी है कहना यहाँ पर, चूँकि चुनाव का चर्चा कर दिया आपने रामाश्रय प्रसाद जी ने, तो इसलिए और कहना ज़रूरी है। मैं कह रहा था ना कि उस चीफ एडिटर साहब ने शायद जब सेशन की डेथ हुई तब उनमें के बाद एक ऑबिचुअरी लिखी, या उसी दौरान भी एक आर्टिकल लिखी थी जिसमें इस घटना का जिक्र किया कि सेशन ऐसे थे और मुझसे इतनी बड़ी ऐसे हैं और मुझे से इतनी गलती हुई कि मैंने उनको सुना नहीं और उन्हें रात भर जागना पड़ा। और ये होता है समर्पण। तो उस आर्टिकल में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था अपने बारे में और उस घटना के बारे में। और ये इंतज़ार वाली इस कविता के सामने खिले गुलाब के फूलों को नहीं देखते हम, और हमें इंतज़ार रहता है टीवी पर फूलों की वादियों के प्रोग्रामों का। अब आजकल हम चुनाव में वोट देने नहीं जाएंगे ये सोच करके कि कौन जाए या इनमें हमारे वोट देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या इस तरह के जो भी लॉजिक अपना लगा लें। आलस में घर में बैठे कह रहे हैं हम घर में बैठ के चाय पकौड़े खाते हैं, क्या ज़रूरत है वोट देने जाने की। कुछ हमारे मित्रों ने ये भी कहा। लेकिन या क्यों समय बर्बाद करें वोट देने जाने में। लेकिन जब चुनाव का विश्लेषण आता है, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं, लोग ऐसा टीवी से चिपक के रहते हैं सुबह से रात तक। चुनाव के रिजल्ट्स की चर्चा पर आप 12, 14, 16 घंटा दे रहे हैं, लेकिन उस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आप बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये कौन सी आभासीय ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप चुनाव से परहेज करते कि हम नहीं देखेंगे कोई भी प्रोग्राम चुनाव से संबंधित, चुनाव से हमें इतनी एलर्जी है, चुनाव की ये सब देखने से हमें बुखार हो जाता है या खुजली होने लगती है, जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, अगर वो होता है तो बात दूसरी। चुनाव से आपका लगाव तो इतना सुबह से शाम तक आप देखेंगे, लेकिन वोट देते नहीं जाएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आपका संवैधानिक दायित्व है, शहीदों के सपनों को साकार करने का आपका एक आंदोलन है, जन आंदोलन है, वो नहीं करेंगे। तो ये इस सब कॉन्ट्रडिक्शंस या दोहरेपन से उभरिए। इसीलिए तो मैंने वो कि मेरे शहर में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, लेकिन अजीब दोहरेपन में उलझे हुए हैं लोग। ये दोहरेपन से कब उभरेंगे, कितना आघात करना पड़ेगा आपको इन दोहरेपनों से उबारने के लिए, निकालने के लिए। आशुतोष मिश्रा जी ने लिखा है, बहुत ही अद्भुत जानकारी, और आज खूब कमेंट्स आ रहे हैं, और चूँकि सामने दिख रहा है, आगे वाला जो सबसे स्क्रीन है उस पर आ जा रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है और एक तरह से बातचीत ही हो रही है। रमन सिंह जी ने लिखा है कि सर गुस्से का विश्लेषण बहुत अच्छा लगा। रमन सिंह जी ने लिखा है, सर गुस्से का विश्लेषण बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि एक ईमानदार व्यक्ति ही गुस्सैल हो सकता है।
मैं समझता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति ही गुस्सैल हो सकता है। चापलूस गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि वे बुद्धिजीवी होते हैं। चापलूस गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि वे बुद्धिजीवी होते हैं। जब जैसी बहे बयार तब पीठ तैसी कीजिए वाले लोग यही होते हैं। जब जैसी बहे बयार तब पीठ तैसी कीजिए वाले लोग यही होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर किसी में गुस्सा नहीं आता, इवन वो अहिंसा की बात भी करता है, शांति की बात भी करता है, लेकिन फिर भी अगर उससे गुस्सा नहीं आता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। गांधी जी को भी गुस्सा आता था लेकिन इंटरनलाइज करते थे। जब उन्हें अफ्रीका में ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस कैबिन, और उसको जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया नहीं माना तो फेंक दिया बाहर सामान के साथ, तब उन्होंने उसी दिन फैसला किया था, इंटरनलाइज कर लिया, इंटरनल गुस्सा आया और वो जीवन भर उनके वो गुस्सा रहा कि जब तक अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कर देंगे तब तक यह शांति हम नहीं होगी, हमारी यह अग्नि जो अंदर प्रज्वलित हो रही है शांति नहीं होगी। तो गुस्सा आना चाहिए और सस्टेन्ड गुस्सा रहना चाहिए। गुस्सा क्षणिक नहीं, फिर लगातार रहना। सेशन का गुस्सा सस्टेन्ड था, तो वो गुस्सा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर गुस्सा गैर ज़रूरी होता तो ईश्वर उसे क्यों देता? गुस्सा एक गुण है आप में। जितने भी आप में शारीरिक मानसिक शक्तियां हैं, वैचारिक शक्तियां हैं, वह चाहे वो आप उसका सकारात्मक इस्तेमाल करें या नकारात्मक, वो बात दूसरी है, लेकिन वह आप में होना चाहिए, उसका सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए। उसको बहुत बुरा कह के काम नहीं चलेगा। जैसे शतरंज, उसको मैं बहुत बुरा समझता था, लेकिन जब मैंने खेला और उससे संपूर्णता के हर एंगल से चीज़ों को एग्जामिन करने का अभ्यास करने के रूप में लिया तो उसका फ़ायदा मिला। कई एंगल्स जो छूट जाते थे सोचने में, उसमें डेवलपमेंट हुआ। तो हर चीज़ का सकारात्मक उपयोग हो सकता है, वह बहुत ज़रूरी है। और 52 मिनट हो गए हैं। 3 छोटी छोटी कविताएं और सुना करके अपनी बात आज ख़त्म करते हैं। और अगले 3 दिनों तक प्रोग्राम नहीं होगा। सोम मंगल बुध मैं बाहर यात्रा में रहूँगा, गोरखपुर जा रहा हूँ, और बृहस्पति को ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम होगा। तो अगला भावगंगा का प्रोग्राम अब शुक्रवार को होगा। अहंकारी, जब मैं अहंकारी था, जब मैं घमंडी था, लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब मैं अहंकारी था, लोगों ने कुछ नहीं कहा। और जब मैं सच बोलने लगा, लोगों ने कहा यह तो बहुत बड़ा अहंकारी है। जब मैं अहंकारी था, लोगों ने कुछ नहीं कहा, और जब मैं सच बोलने लगा, लोगों ने कहा यह तो बहुत बड़ा अहंकारी है। तो लोग मेरे अहंकार से नहीं, सच्चाई से परेशान। असली बात यह है। जब मैं अहंकारी था, लोगों ने कुछ नहीं कहा, और जब मैं सच बोलने लगा तो लोगों ने कहा यह तो बहुत बड़ा अहंकारी है। फंदे, अपने मुंह अपनी तारीफ, वे फंदे होते हैं। अपने मुंह अपनी तारीफ वो फंदे होते हैं जिनमें अक्सर अपने शब्दों को महत्व देने वाले हम अपनी गर्दन फंसाया करते हैं। अपने मुंह अपनी तारीफ, वे फंदे होते हैं जिनमें अक्सर जो अपने शब्दों को महत्व हम देते हैं, वो लोग अपनी गर्दन फंसाया करते हैं। जो अपने शब्दों को महत्व नहीं देते, उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने मुंह अपनी तारीफ, वे फंदे होते हैं जिनमें अक्सर अपने शब्दों को महत्व देने वाले हम अपनी गर्दन फंसाया करते हैं। और कमज़ोर, 2 आखिरी।
3 आखिरी छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन पढ़ते समय मुझे अच्छी लग रही हैं, इसलिए सुनाने का मन कर रहा है। कमज़ोर, वह मंचों पर बैठने लगा है, वह मंचों पर बैठने लगा है, अब और कमज़ोर होने लगा है। वह मंचों पर बैठने लगा है, आंतरिक रूप से, भले ही वो टीले पर बैठ करके अपने बड़ा महसूस कर रहा हो, मंच पर बैठ के अपने को बड़ा महसूस कर रहा हो, वह मंचों पर बैठने लगा है, अब वह कमज़ोर होने लगा है। समूह से, भीड़ से, लोगों के बीच से जब से अलग हो गया है, लोगों के बीच से जब से अलग हो गया है, आत्मविश्वास ही डिगने लगा है, डगमगाने लगा है, या अंदर अंदर उसे कमज़ोर महसूस होने लगा है। जब तो शीर्षक है इसका 4 लाइन कविता का, कमज़ोर। वह मंचों पर बैठने लगा है, अब वह कमज़ोर होने लगा है, भीड़ से जब से अलग हो गया है, आत्मविश्वास ही डिगने लगा है। और एक और खेल है ब्रिज। ब्रिज का खेल आपने बहुतों ने खेला होगा, नहीं तो उसके बारे में सुना होगा। तो खेल, ताश के बारे में सबसे मशहूर खेल है कोर्ट पीस। ये तो ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। कोर्ट पीस बहुत पॉपुलर है। कोर्ट पीस में क्या होता है कि आप 7 हाथ, ज़्यादा हाथ, मेजॉरिटी हाथ बना लीजिए तो आप जीत जाएंगे, और जो ट्रम्प बोलेगा वो 7 हाथ बनाए। यही आखिरी रख करते हैं, क्योंकि इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं जीवन की, इसलिए इसी पे थोड़ी चर्चा करके 2-3 मिनट ये बात ख़त्म करेंगे। तो कोर्ट पीस में आपने 7 हाथ बना लिया, आप जीत गए, और जो ट्रम्प बोलता है वही चलता है, और 7 हाथ जो भी बना ले, और अगर 7 हाथ विरोधी बना लेता है तो पीस उतर जाती है, फिर जो हारता है वो पीसने लगता है। इस तरह से पीस रोटेट होती है। तो ये है कोर्ट पीस। लेकिन कोर्ट पीस में जिसके पास ज़्यादा अच्छे पत्ते होंगे वो जीतता है। इक्के बादशाह, जितने बड़े बड़े पत्ते हों, जिसके पास ज़्यादा आ जाएँ, जिस टीम के पास, वो जीत जाएगा। तो फिर ये सोचा गया, और इसीलिए ब्रिज फिर एक नया गेम ईजाद किया हुआ कि उसमें पत्ते किसके पास कैसे आए हैं वो महत्व नहीं है। रैंडम आप पत्ते बांट दीजिए एक एक करके, लेकिन उन पत्तों का किसने सकारात्मक कैसे अच्छा प्रयोग किया है, उससे जीत हार होती है। और हर टीम को बोलना होता है कि कितने हाथ वो बनाएगा। 7 हाथ, कितने हाथ या हैंड्स कह लीजिए, 7 हाथ, 8 हाथ, आपके ने अपने पार्टनर के बिडिंग के माध्यम से, वो बोली में वही इशारे बोली के माध्यम से बताया जाता है कि हमारे पास कितने स्ट्रांग पत्ते हैं। एक एक बोली का एक एक वैल्यू है, मतलब है, सिस्टम कहते हैं, बिडिंग सिस्टम कहते हैं। आप पत्ते नहीं बता सकते, लेकिन बोलियों में आप 3 हाथ हुक्म से बनाएंगे, इससे आप बता दे रहे हैं अगले हाथ पार्टनर को हमारे पास किस तरह के पत्ते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है। फिर वो अपने पत्तों का स्ट्रेंथ मिला करके, दोनों मिला करके बोलेंगे कि हम इतना हाथ बताएंगे। तो 3 हाथ मतलब 6 जोड़ करके, मतलब 9 हाथ बनाएंगे कुल। तो उस मतलब कोर्ट पीस से ब्रिज में ये अंतर हो गया कि आप अपने पत्तों की स्ट्रेंथ के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन जितना आपने बोला अगर उससे कम बना पाए तो हार जाएंगे। भले ही इतने अच्छे 8 हाथ आप बना लें और 9 बोला है तो आप हार जाएंगे, नेगेटिव हो गया। और अगला वाला इतना ख़राब पत्ता है कि वो कुछ नहीं बोल पाया, 3 ही 4 हाथ बनाए और फिर भी आप हार गए, तो उसको पॉइंट मिलेंगे। तो आप अपने पत्तों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। ये लाइफ के लिए इसलिए ज़रूरी कि हमें ईश्वर ने जितने रिसोर्सेज दिए हैं उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और एग्जैक्टली इस्तेमाल करते हैं। ना ओवर बिडिंग करें और ना अंडर बिडिंग करें। जितना रिसोर्सेज दिए हैं उससे कम का एहसास करके कम काम करें, ये भी गलत है, और ज़्यादा काम करें वो भी नहीं, जितना कहें उतना करें। हम ज़्यादा बोलें और कम करें ये भी नहीं ठीक है, और कम बोलें और ज़्यादा करें ये भी उचित नहीं है। वो उसमें लूज़ तो नहीं करेंगे लेकिन उतना गेन नहीं होगा। तो इसी बात को, इस ब्रिज से लाइफ को, जैसे चेस से लाइफ को क्या शिक्षा मिलती है वो चर्चा कर रहा था। अब ब्रिज से लाइफ को क्या शिक्षा मिलती है वो बता करके अपनी बात यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। यह सच है कि ब्रिज के खेल में सही पत्ते रखना ही सब कुछ नहीं है। यह सच है कि ब्रिज के खेल में सही पत्ते रखना ही सब कुछ नहीं है। बिडिंग
बोली भी उतनी ही ज़रूरी है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वह उतना समझना और उसी अनुसार हम इतना कार्य करेंगे, ये बोलना ज़रूरी है। ये बिडिंग सही होना चाहिए। यह सच है कि ब्रिज के खेल में सही पत्ते या रिसोर्सेज रखना ही सब कुछ नहीं है। बिडिंग, बोली भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन यह भी उतना सच है कि ओवर बिडिंग नुकसानदेह भी है। उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हम जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितना हम कह सकते हैं, उससे ज़्यादा बोल देना यह नुकसानदेह भी हो, आपकी विश्वसनीयता कम होने लगती है। तो ओवर बिडिंग भी नुकसानदेह है। इसी के साथ अपनी आज की इस भावगंगा को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब फ्राइडे को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।